अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ मुशावरत और डायरेक्शन के लिए तमाम पार्लिमान के नुमाइंदे, अस्करी क़यादत आज मिलकर बैठे। अहम इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद के नुमाइंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वजूहात भी बताई जिसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और दीगर शुरका उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के इस मूव को। उन्होंने कहा कि ये वक्त था कि इस अहम मामले के ऊपर सियासी और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने तो आगे बढ़कर ये कहा कि 2018 में जो नाअहल हुकूमत थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो बात कर रहे थे, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके समरात हासिल किए गए, फ़वाइद हासिल किए गए, उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना करके और अपने इक़दामात से उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को ख़त्म कर दिया और उसी की वजह से आज जो हालात हैं हम उसको भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और ये तकाज़ा है कि सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये भी कि अब से कुछ देर पहले जो एलामिया आया है उसमें बताया गया है कि इस अज़्म का इरादा किया गया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। आगे इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये तो ज़ाहिरी बात है, जब जो बैठे हुए हैं शुरका उनसे मज़ीद बात होगी या वो आके टीवी के ऊपर कुछ बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म बयान दे रहे हैं और अब तक का जो अपोजिशन इत्तेहाद का फ़ैसला रहा बॉयकॉट करने का, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि वज़ीर आज़म जो बयान दे रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं, ये जो बॉयकॉट करने का फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों का, क्या आपके ख्याल में वो दुरुस्त फ़ैसला है? जो वजूहात उसके लिए बता रहे हैं कि अगर जाते भी तो उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक तरफा फ़ैसला होता, ऑपरेशन के वो हक़ में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा ना जाने का। आपके ख्याल में ठीक है? और फिर जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आप कॉमेंट करेंगे। मैडम शेख, दो तीन बातें हैं आपके सवाल में। पहली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब PTI, दूसरी बात है अपोजिशन इत्तेहाद और तीसरी बात है वज़ीर आज़म साहब का खिताब। अब पहली बात है कि गो के अली अमीन गंडापुर शिरकत कर रहे हैं मगर वो KP के वज़ीर आला हैं, उनका जाना बनता था। लेकिन मेरा ख़्याल है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसमें शिरकत करनी चाहिए थी इस इजलास में। अगर PTI के लोग इस वजह से शिरकत उन्होंने नहीं की कि इन्हें इमरान खान से नहीं मिलाया गया बर वक्त, तो ना भी मिलाया जाता, गो कि अब आप मिल लिया है बैरिस्टर गौर ने, लेकिन ना भी मिलाया जाता तो फिर भी इन्हें शिरकत करनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू में ये मुतालबा था कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा करके इस इजलास में लाया जाए तो फिर भी ये तो खैर मुतालबा बनता ही नहीं था। लेकिन अगर ये ना भी हुकूमत ने नहीं भी माना तो फिर भी शिरकत करनी चाहिए थी। वैसे मुझे याद आया कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कौमी सलामती के इजलास हुआ करते थे, इमरान खान तब की अपोजिशन और आज की हुकूमत के साथ नहीं बैठा करते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो ये तो खैर अब तो खैर मेरे ख्याल से वही हैं सारे। तो फिर लेकिन हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें शरीक होना चाहिए था। ठीक है। और जहाँ तक बात है अपोजिशन इत्तेहाद की, अपोजिशन इत्तेहाद को जाना चाहिए था, इजलास में शरीक होना चाहिए था, वहाँ जाकर ये सारी गुफ्तगू करनी चाहिए थी, उनका इनपुट होता, मुल्क के लिए बेहतर होता, वो क्या चाहते हैं, बलूचिस्तान में क्या चाहते हैं, वो KP में क्या चाहते हैं, वो क्या किन किन नाराज़ सेगमेंट्स को वो शामिल करना चाहते हैं, किन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, किन के साथ ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए KP और बलूचिस्तान में, क्या यानी एजुकेशन किस तरह, शऊर किस तरह, सनतें किस तरह, रोज़गार किस तरह, ये सारा आज बड़ा इम्पोर्टेंट था। पूरा मुल्क बैठा हुआ था, मुल्क के अहम लोग, तो अपोजिशन को अपना इनपुट वहाँ देना चाहिए था और वहाँ वो देते और फिर ना माना जाता तो फिर उनकी बात बनती थी। और अगर आज उन्होंने एक बड़ा सुनहरी मौका मिस किया है, और क्योंकि ये समझना चाहिए अपोजिशन इत्तेहाद को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये कौमी सलामती का मामला है, ये मुल्की मफाद का मामला है। और इस वक्त जंग हम हालते जंग में हैं और ये आग पूरे मुल्क को जला रही है।
جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، اور آخری بات میڈم شیخ، وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اپنے قد سے چھوٹے نکلتے ہیں، ہمیشہ غلط بات، موقع پر غلط بات کرتے ہیں، ہمیشہ نفرت اور تقسیم پھیلاتے ہیں، ہمیشہ تانے مینے اور جگتے مارتے ہیں۔ اس موقع پہ کیا یہ ضروری تھا؟ 1,140 مرتبہ پوری مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بات کر چکی ہے، آج اس وقت یہ ضروری تھا؟ ذرا اپنے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، ویسے بھی غلط بات کر رہے ہیں وزیر اعظم، اور ویسے بھی اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں 2018 سے 2023 تک کتنی دہشت گردی تھی، اور لیکن ایک غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت بات کر رہے ہیں جب پورا ملک آگ میں جل رہا ہے دہشت گردی کی، اور ہم نفرت اور تقسیم ختم کرنے کے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بات کر رہے ہیں جب ساروں کو اکٹھے ہو کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تو میڈم شیخ چاروں طرف بڑے عہدے ہیں، چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کیا بات کی جائے؟ کس کے مذاق بنا دیے انہوں نے ملک اور قوم کو، جانیں جا رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے تانے مار رہے ہیں کہ 2018، او بھائی 2018 گزر گیا، 19 گزر گیا، آج 2025 ہے، آج آپ وزیر اعظم ہو، بڑا دل کرو، بڑا ظرف کرو اور آگے بڑھو، اور کہو کہ جنہوں نے غلط فیصلے کیے۔ یہ افغان جہاد بھی میرے خیال سے ضیاء الحق نے نہیں، عمران خان نے شروع کیا تھا، یہ 9/11 نے بھی عمران خان نے کیا تھا میرے خیال سے، طالبان بنائے بھی عمران خان نہیں تھے۔ اور بھائی آگے بڑھو، 2025 ہے، اب اس ملک کو آگے کس طرح لے جانا ہے، اور آگے تبھی جایا جا سکتا ہے جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں کہ سارے ملیں، محبت ہو ساروں میں، کم از کم اس معاملے پر ساروں میں اتفاق ہو۔ آپ وہاں بیٹھ کے ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ سہیل صاحب، کیا وزیر اعظم کا بیان غیر ضروری، غیر مناسب تھا، اور بات بھی انہوں نے فیکچولی غلط کی ہے؟ دیکھیں، اٹس اے ویری سیڈ مومنٹ کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے، ایگزسٹینشل تھریٹ، اور اس وقت سب سے پر اتفاق رائے نہ ہونا، اپوزیشن کا نہ آنا، اٹ از ویری سیڈ ڈے فار آل آف اس۔ پہلے بھی کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوئی، لیکن اپوزیشن آتی تھی، اس کو منا کے لایا جاتا تھا۔ مجھے تو ذاتی طور پر نہ اپوزیشن کا یہ رویہ پسند آیا ہے، نہ حکومت کا یہ رویہ پسند آیا ہے کہ انہیں اتنی لچک دکھانی چاہیے تھی کہ ہر صورت جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے، کیونکہ اس وقت قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے جس پر کوئی ڈویژن نظر نہیں آنی چاہیے تھی، کوئی قوم کے اندر کوئی ایسی درز، کوئی ایسی لیکیج نظر نہیں آنی چاہیے تھے، لیکن وہ نظر آیا ہے آج تک۔ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر آج یہ معاملہ جیسا بھی ہو گیا، لیکن کل کو، پرسوں کو، جب بھی یہ ممکن ہو، دوبارہ یہ اجلاس بلایا جائے، اور پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کو بھی بلایا جائے، اور ان کی اگر کچھ شرائط ہیں تو کچھ وہ لچک دکھائیں، کچھ وہ لچک دکھائیں، اور کم از کم قومی سالمیت کے، قومی سیکورٹی کے اس معاملے پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اگر اس ملک میں اگر اس طرح کے اہم معاملے میں اپوزیشن ہی شریک نہیں تو حکومت کی رائے جو ہے وہ پھر پورے ملک کی رائے نہیں ہوگی۔ اور ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ 1973 کے آئین پہ لوگوں کا اتفاق ہوا، 18ویں ترمیم پہ ہوا، سوات آپریشن سے پہلے ہوا، پھر جتنی بار بھی دہشت گردی کا معاملہ ہوا سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے رہے۔ تو اب بھی کہیں مجھے لگتا ہے حکمت عملی میں خامی ہے حکومت کی، اور دوسری طرف اپوزیشن بھی شاید اتنی ناراض ہے کہ وہ جتنی دیر تو کوئی لچک نہ ہو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھو، اگر آپ انٹرنل آپ کا اتحاد نہیں ہوگا تو آپ ایکسٹرنل دشمن سے اور اس دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ اچھا سلیم صافی صاحب، یہ سمجھتی ہے اپوزیشن کے بند کمرے کے اجلاس کے اندر فیصلے وہی ہوتے جو میجورٹی نے کرنے تھے، اور وہ تو بتا چکے ہیں اچک زئی صاحب کہ وہ اپیرنٹلی ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آپریشن کی طرف جایا جاتا ہے، سخت اقدامات کی طرف جایا جاتا ہے مشاورت کے بغیر، تو وہ کہتے ہیں ایسے اجلاس میں ہم اگر شرکت کرتے تو ہمارے اوپر بھی یہ کل کو داغ لگ جاتا کہ آپ نے اس کی حمایت کی ہے۔ یہ کتنا جائز ہے؟ یہ کتنا جائز پوائنٹ ہے اپوزیشن کا؟ نہیں، یہ تو ویسے اگر کل کوئی کہتا اور انہوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہوتا
تو یہ بتا سکتے تھے کہ بھائی یہ بات ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے ان سے ان چیزوں پہ اختلاف کیا ہے. یعنی بند کمروں کے اجلاس میں بھی آپ کسی اور کے موقف کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن اپنے موقف کو تو بیان کر سکتے ہیں باہر آ کے پبلک کو کہ ہم نے یہ کہا ہے. دراصل یہ معاملہ جتنا سنگین ہے اور جتنے حالات خراب ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، بدقسمتی سے نہ حکومت کو اس کا احساس ہے پوری طرح اور نہ اپوزیشن کو اس کا احساس ہے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ پڑتے. مثلاً اگر انہوں نے عمران خان سے اجازت مانگنی تھی یا ان سے مشورہ کرنا تھا تو حکومت کو یہ انشور کرا دینا چاہیے تھا. ویسے بھی کسی بھی بات کو پی ٹی آئی میں کر عمران خان وہ رد کر سکتے ہیں. تو اگر ان کا مشورہ نہ ہو تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن اگر حکومت نے یہ نہیں کیا تو اس کے باوجود بھی ان کو اس اجلاس میں جانا چاہیے تھا اور قومی یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اور حکومت کو ایک اخلاقی شکست ان کو دینی چاہیے تھی کہ دیکھیں یہ حکومت بری ہے لیکن ہم پھر بھی قومی معاملات پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سلیم صافی صاحب، یہ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ 2018 کی جو حکومت یعنی پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ تھا، بڑی مشکل سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوا، اس کو شکست دی. انہوں نے نہ صرف نیب کے اوپر عمل درآمد روک دیا بلکہ انہوں نے واپس دہشت گردی لانے میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. یہ فیکچولی کیا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں اصل مصیبت تو شروع ہوئی ہے ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے، اور ہماری وہ دوغلی پالیسی جو تھی وہ 2002 2003 4 میں شروع ہوئی تھی، وہ آج سے شروع نہیں ہوئی تھی. برائی کی اصل جڑ وہی پالیسی تھی. پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے، کوئی آپریشن بھی معاملے کو مکمل طور پر حل نہ کر سکا. پھر اس وقت بھی یہ لوگ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے غلط وقت پر غلط طریقے سے مذاکرات کیے یا جنرل فیض نے اجرت دکھائی، یہ سب کچھ تھا اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے. دراصل اس کے فیکٹر کچھ اور ہے. ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ افغانستان میں جب اس طرح کے لوگوں کی حکومت آ گئی تو اس کی وجہ سے پاکستانی ملیٹنٹس کا بھی مورال بوسٹ ہو گیا، اور ان کو وہ اگر پہلے جو غاروں میں پہاڑوں میں رہتے تھے اور ڈرون کا خطرہ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کا وہ خطرہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی جتنی ٹی ٹی پی کی جتنی قیادت ماری گئی ہے تو وہ کسی ملٹری آپریشن کے نتیجے میں کوئی بھی نہیں مارا گیا. آپ حکیم اللہ محسود تھے، بیت اللہ محسود تھے، یہ ان کے امراء تھے، ملا فضل اللہ تھے، یا اس سے پہلے بالکل شروع میں نیک محمد سے شروع ہوا تھا. یہ سب تو ڈرون نے مارے تھے. اس میں تو کسی ایک میں بھی فوجی آپریشن میں اس کو نہیں مارا گیا تھا. تو وہ ڈرون کا خطرہ بھی ان کا ختم ہو گیا. ڈرون کی جب فضاؤں میں ڈرون ہوتا تھا تو وہ فریلی موومنٹ بھی نہیں کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ان کو مشکل پیش آتی تھی. تو اصل میں جو سرج آئی ہے، سرج کی وجہ افغانستان کی صورتحال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغان حکومت یہ کروا رہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں مجاہدین کے فتح کا یہ منطقی نتیجہ تھا. رحیم عامر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، آپ کو لگا کہ غیر ضروری تھی یا موقع نہیں تھا آج یہ بات کرنے کا، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ جو جس طرح سے ہوا اس وقت حکومت تھی، بے شک سب نے وہ پالیسی تیار کی لیکن حکومت کا ایک خاص زاویہ رہا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی بیک لیش آیا، تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو حکومت بھی ہے جو آج ہو رہا ہے اس کا. جی شکریہ لینا. میرا نہیں خیال کبھی بھی جو آپ کا ماضی ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے. اگر آپ نے فیوچر پہ فوکس کرنا ہے، کوئی بھی اسٹریٹجی بنانی ہے، تو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ بلیم گیم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو ہے ہی طالبان. یہ پیٹی بات ہے بالکل. لیکن جو پالیسی ہے
उस पे तनकीद करना या ये बताना कि हमने उससे सीखा है, क्या सीखा है और फ्यूचर में हम वो नहीं करेंगे, ये ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं समझती कि ये बिल्कुल अहम नहीं रहती बातें। और ये बलूचिस्तान के मसले में भी ये इशू है। जब लोग कहते हैं कि आप क्यों बार बार माजी की बात करते हैं, रियासत की पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, तो मेरा नहीं ख्याल आप माजी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर करके ये रिकग्निशन के बगैर कि वो गलत थी या वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, आप फ्यूचर में कोई भी मुस्बत या बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी, मैं मजीद बात नहीं करना चाहूँगी उनके बयान पे, क्योंकि ये इन कैमरा मीटिंग थी, मुझे नहीं मालूम और उन्होंने क्या कहा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। शायद जब मजीद तफसीलात सामने आएंगी तो फिर हम मजीद इस पे बात कर सकेंगे। तीसरी चीज़, जो बाकी सब बात कर रहे थे, मैं उनसे एग्री करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, कल रात को ये खबर थी कि ऑपोजिशन अलायंस जो है वो शिरकत करेगी इजलास में। ये इजलास जो है ये कंक्लूसिव शायद ना हो, शायद इसके बाद और बहुत से इस तरह के इजलास हो, शायद और मीटिंग्स हो, शायद जॉइंट सेशन भी बुलाया जाए, वी डोंट नो। लेकिन ये पहली एक मीटिंग थी, इसमें मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा शिरकत हो सकती थी उतना बेहतर होना था। तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, वो सब बातें। और मुझे पर्टिकुलरली ये अफसोस इसलिए है क्योंकि सब बातें जो ऑपोजिशन पार्टीज, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है जब वो हुकूमत में नहीं होती, वो कुछ बातें सही कर देती हैं जो शायद हुकूमत में जो पार्टीज़ हैं वो नहीं कर सकती। तो मैं उनसे बहुत सी उनकी चीज़ों से एग्री करती हूँ, उनकी बातों से, कि रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, डाइवर्स आवाज़ों की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की किसी भी अगर आप पॉलिसी में तब्दीली या रूल्स ऑफ द गेम तब्दील करने की बात कर रहे हैं आप, तो वो बात सही कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हो रही हैं, होती हैं, उसकी भी वो बात सही कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह अगर आप इजलास में ये बात कर देते तो आप पे और ख़ास तौर पे पीटीआई पे ये जो एक इल्ज़ाम लगता है, और मेरा ख्याल है बजा लगता है, कि वो किसी भी ऐसी प्रोसेस का, किसी भी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते जो उनकी अपनी सियासत के लिए उनको लगता है कि नुकसानदेह साबित हो। तो मुझे तो नहीं लगता अना का भी इशू है, मुझे ऐसा लगता है वो अपने जो वोटर्स, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं सपोर्ट करेंगे। हम जो है, हम अपना, जब तक इमरान खान साहब को पैरोल नहीं मिलता, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, कोई भी आप कंडीशंस बना दें, हम अड़े रहेंगे और हम नहीं कुछ हिस्सा बनेंगे इस प्रोसेस का। और मेरा ख्याल है ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बहुत सी कभी कभी ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आपको अपनी सियासत, अपीजमेंट अपने वोटर सपोर्टर्स की, उससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो अहम होती हैं, उसको आपको मेरा ख्याल है प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और एक और बार हमने यही देखा, भी डेजा वू होता है, मेरा ख्याल है इतने ऐसे मौके आ चुके हैं जिसमें हम यही बात करते हैं कि पीटीआई क्यों ये कर रही है। जो बाकी हुकूमत है ना अलीना, वो तो ये चाहेगी, वो ये दिखाना चाहते हैं कि पीटीआई जो है उसको रियासत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रियासत के मफादात वो अपने मफादात नहीं समझती। और आप सुबह से हम देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जाए, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प। तो आई थिंक उनको बेनिफिट करता है, तो समझ आते हैं सियासी तौर पे उनको क्या फायदा है। लेकिन मुझे लगता है ये ऑपोजिशन अलायंस खास तौर पे पीटीआई को ये सूट नहीं करता, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो एक बयानिया बनाया जाता है, उसको लेकिन मेरे ज़हन में सवाल है, और आई एम श्योर आप सबके ज़हनों में होगा, कि ऐसा हुआ क्या, क्योंकि कल शाम तक हम सुन रहे थे पीटीआई शिरकत कर रही है इजलास के अंदर, फिर हमने लिस्टें देखी कि पीटीआई ने अपनी मेंबरान की दे दी थी कमेटी में शिरकत के लिए, बट क्या हुआ, एकदम से फैसला क्यों तब्दील हुआ। और अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब से जब सवाल हुआ कि ये क्यों फैसला हुआ या क्यों आपने बॉयकॉट किया इतने अहम इजलास का, तो उन्होंने खुल के दिफा भी नहीं किया इस फैसले का। ये ज़रा सुना भी दें प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तासुर है कि कौमी सलामती के मामले पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई लकूना निकालते हैं। नहीं क्या ये नहीं होना चाहिए, और कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे। और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था, और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे सबको यूनाइट होना चाहिए, वन नैरेटिव होना चाहिए, और सब इकट्ठे लड़ें। ये पाकिस्तान का काज है, ये मुल्क और कौम का काज है। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना। आपकी पार्टी का ये फैसला आप समझते हैं बर वक्त तो ठीक फैसला है? मैं ज़ाती फैसला नहीं कर सकता, मेरा ज़ाती फैसला नहीं। आप इसको बेहतर समझते हैं? इस फैसले को फैसला करे तो फिर इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये बेहतर फैसला, वो फिर मैं उस पर कमेंट नहीं करता जब पार्टी फैसला करती है। फैसला कर दिए तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। इरशाद भट्टी साहब,
गौहर साहब ने क्यों नहीं डिफेंड किया अपनी पार्टी के फैसले को खुलकर? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गैर हाजिर थे वो, क्या कहानी है? ये आप ठीक कह रही हैं कि 14 नाम भी दे दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 14 नाम आमिर डोगर साहब ने वो 14 नाम भी दे दिए थे। तय भी हो गया था कि शिरकत भी करनी है, ये भी तय हो गया था कि चलो ठीक है इमरान खान से ना मिलाएं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इनका एक इजलास हुआ है जिसमें ये अपोजिशन जो इत्तेहाद है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, जिसमें इलामा साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं। तो उसमें इन्होंने कहा है कि चूँकि हमें अब ये भी एक अजीब सा लगता है, मौका नहीं मिला, चूँकि हमसे मशावरत नहीं की गई, चूँकि ये बाकी सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, पार्लिमानी वो जो मीटिंग्स हैं वो पूरा ये पार्लियामेंट का इजलास है, चूँकि ये सारा मेजॉरिटी से उन्होंने फ़ैसला कर लेना है। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद बात दरअसल ये है कि फ़ैसला इनका शुरू का ठीक था, हमें जाना चाहिए था। अब इस बात से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस जगह पे नहीं जाती जहाँ इसे जाना चाहिए, लेकिन ये वो मामला है जहाँ उनका सूबा सबसे बड़ा जो केपी का सूबा है वो शदीद मुतासर है और बलूचिस्तान मुतासर है। जो अभी आपने सुना भी गौहर साहब का खुलकर दिफा ना करना या हिचकिचाना, बल्कि साफ कह देना नो कमेंट्स अपने पार्टी के फैसले के ऊपर, ये क्या जाहिर करता है? कि वो बेबस हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि ऊपर से फैसला है, या अपोजिशन इत्तेहाद का फैसला है या इमरान खान का फैसला है। खान साहब से तो तब तक सर, खान साहब से तो तब तक बात नहीं हुई थी ना, तो फिर कौन प्रिवेल कर रहा है इस वक्त? फैसले किसके प्रिवेल कर रहे हैं? जी इस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे लग ऐसे ही रहा है कि जो बाहर हैं उनमें से भी अक्सरियत नहीं जाना चाहती थी। एक हार्ड कोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप है, वो नहीं जाना चाहता, और फिर मैं जो बाकी अचकज़ई साहब और उन्होंने उनका फैसला प्रिवेल किया। अच्छा जी, हाउस के लिए ओपन है अगर कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहता है। जो गौहर साहब ने भी बात की, बल्कि उन्होंने खुल के अपनी पार्टी का फैसला डिफेंड ही नहीं किया। साफी साहब, सोहेल साहब, रीमा। अलीना, मैं एक और बात अगर छोटी सी जी, ऑफ कोर्स रीमा, ऑफ कोर्स। देखिए अलीना, मेरा ख्याल है कभी कभी हम एक गलत बयानिया हम बना लेते हैं कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हो तो जो भी रियासत फैसला करेगी आपको उसकी हिमायत करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जो गौहर साहब ने बात अभी वो कर रहे हैं, हम उसमें रियासत के साथ खड़े हैं। क्यों? अगर आप ऑपोजिशन में हैं, हो सकता है आपका एक मुख्तलिफ बयानिया हो, आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी हो। ऑपोजिशन पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है कि वो एक डिफरेंट व्यू एक्सप्रेस कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये और अहम बनाती है कि ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे मीटिंग्स में, ऐसे इजलास में शिरकत करें, क्योंकि सिर्फ एक तरीका नहीं है दहशतगर्दी से लड़ने का। अगर आप मानते भी हैं दहशतगर्दी हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जरूर है, आप इन सब को शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है। और कुछ बातें हम ऐसी सुन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाने हैं बलूचिस्तान में, और जो रिमांड का पीरियड है वो बढ़ा के 90 दिन या 120 दिन करना है। जो इंटर्नमेंट सेंटर्स पहले फाटा में थे उसी तरह के आपने बलूचिस्तान में बनाने। इस तरह की चीज़ों को की ऑपोजिशन कौन करेगा अगर ये जमातें नहीं करेगी? तो अगेन मैं कहना चाहूँगी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, आप पे अब इल्ज़ाम लगेगा कि आप दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते क्योंकि आपने ये मीटिंग मिस की। वरना अगर आप जाके अपनी स्ट्रैटेजी देते, आप सबका भला करते, एक ऑपोजिशन की आवाज़ का, एक डिसेंट का मतलब आगे लेके जा सकते थे आप। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवाल। आपके भेजे गए सवालात प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सोहेल साहब, आपसे सवाल है गुलजार हसन का कि पंजाब और विफाक में आम शहरी की शिकायत के लिए कोई मौसर और फौरी कार्रवाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों मौजूद नहीं है? मेरा ख्याल है फौरन बनाना चाहिए, और जितनी देर तक अब जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ई गवर्नमेंट्स बन रही हैं, जिस तरह पेपरलेस जो है वो सारा सिस्टम चल रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि ये जो है फौरी तौर पर इसको बनाया जाए। अब जितना पैसा हम बाकी एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, बाकी टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे हैं, अगर इस पे खर्च करें तो शायद लोगों का भला हो। क्यों नहीं वो वक्त आ गया कि अब सारा कुछ टेलीफोन पे गवर्नमेंट के काम भी हो जाए। जब बैंकों के काम जो हैं वो हम घर में बैठे टेलीफोन पे कर लेते हैं,
जिस तरह हम अपने जो बहुत से प्राइवेट काम हैं, अपने दफ्तर का काम हम घर बैठे टेलीफोन पे कर लेते हैं, काश गवर्नमेंट के काम भी इस तरह घर बैठे टेलीफोन पे हो जाएं तो लोगों का कितना भला हो। और कई मैंने देखे थे लोगों ने पिछला जो लोकल गवर्नमेंट था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, कई तहसीलों में लोगों ने ये सिस्टम कर दिया था कि आप सिर्फ एक फ़ोन करें और बाकी सब मसले जो खासकर म्यूनिसिपल लेवल के मसले होते थे वो हल हो जाते थे। तो फौरन मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ जाना चाहिए। अब लोगों का कतारों में खड़ा होना, दफ्तरों के अंदर खज्जल खारी, ये ख़त्म होनी चाहिए। वैसे सर आपकी बड़ी कड़ी निगाह होती है इन सारी सूरत हाल के ऊपर, ख़ासकर जिस तरह से हुकूमतें करती हैं ऑपरेट। हमने देखा माजी की हुकूमतें, खासकर शहबाज शरीफ साहब हंगामी छापे भी मार दिया करते थे, खासकर रमज़ान के दिनों में रमज़ान बाज़ारों के ऊपर, बचत बाज़ारों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर नज़र रखते थे, फिर लोगों से रब्ता होता तो शिकायत भी वो सुन लेते थे। इस हुकूमत का रवैया किस तरह का है शिकायत या अवाम में घुलने मिलने से मुतल्लिक या उनकी शिकायत सुनने से मुतल्लिक आपके ख्याल में? देखिए, शहबाज हुकूमत तो बहुत गैर सियासी रही है। पूरा एक साल जो पिछला था वो सिर्फ गवर्नेंस कर रहे थे, हमें सियासत तो कोई नजर नहीं आई। और सियासत से मुराद होता है अवाम से तल्लक, यानी सियासत को कोई बुरा लफ्ज ना समझा जाए, अवाम से रिलेशनशिप को सियासत कहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब में सियासत नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन मुझे ग्रास रूट पे ना वफाक का रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ना पंजाब का, निस्बतन उससे बेहतर है, लेकिन वफाक का तो बिल्कुल ही नहीं है। और जब आपका ग्रास रूट से रिलेशनशिप नहीं रहता तो आप लाताल्लुक हो जाते हैं। तो इस वक्त तो आप यूँ समझे कि नून लीग एलियनेशन की तरफ बढ़ रही है, पहले भी काफी थी और उसको अभी तक खत्म नहीं किया गया एलियनेशन को। ठीक है, बहुत ही तशवीशनाक वैसे ये बात है, लेकिन चलें जी, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब। अगला सवाल भेजा गया रीमा उमर साहिबा आपके लिए, कशफ अहमद की तरफ से। पूछ रहे हैं कि गज़ा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी को आप कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि ये मुआहिदा बरकरार रह पाएगा? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है अब तो क्लियर है कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। और मेरा ख्याल है शुरू से सीज़ फायर एग्रीमेंट जो थी ये प्रिकेरियस थी। अगर आप पिछले कुछ हफ्ते ही उठा के देख लें, दर्जनों बल्कि सैकड़ों वायलेशंस हुई हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट की। इजराइल ने गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रोक दी पिछले हफ्ते, ताकि मतलब लोग जो हैं वो स्टारवेशन, एक तरह से यूएन की तरफ से इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बयान आया कि स्टारवेशन भी एक वेपन है वॉर का और वो जारी है। हमने देखा पानी, भूख, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इन सब पे जो रोक टोक था वो चल रहा था पहले से ही। तो मेरा नहीं ख्याल ये सीज़ फायर एग्रीमेंट कभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज सुबह का जो बहुत ही क्रूअल और बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन जो है हर तरह की लॉ ऑफ वॉर की, जो इजराइल की जानिब से की गई, अब ऑफिशियली ख़त्म हो गए। खिलाफ वर्जियाँ तो पहले भी जारी थी इसराइल की तरफ से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहिबा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपके सवालात शामिल कर रहे हैं। सलीम मलिक साहब भट्टी साहब से पूछ रहे हैं कि भट्टी साहब, आज तक उन्होंने आपको जिस प्रोग्राम में या जितने रिपोर्ट कार्ड में सुना है, आप वहाँ पर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, क्यों? वाह मैडम शेख वाह, आपका एक नाम सलीम मलिक भी है। चलो ठीक है। ये सर ये मेरे दिल के सवालात अवाम कर रही है, आप सोचे ज़रा। हाँ, द नेशन वांट्स टू नो। अब हाँ, ये सही कर। अभी मैडम शेख, अभी ये जो अभी इस सवाल से पहले वाला सवाल है जी, उसमें मैं पीटीआई के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि उनको कौमी सलामती के इजलास में जाना चाहिए, ये उनकी गलत पॉलिसी है। और इसके अलावा इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त मैं सलीम मलिक साहब आपको बता दूं कि उन्होंने, अभी भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने एक मेरे व्हाट्सएप मुझे ब्लॉक कर दिया था अपने व्हाट्सएप पे। किन्होंने? थम्स डाउन करके इमरान खान साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था।
और क्योंकि मैंने उन पे तनकीद कर रहा था। वो उन्होंने 1-2 मरतबा मुझे बुला कर बताया कि ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि अखबारें भी ना पढ़ें, टीवी भी ना देखें। मैं कोई टमाटरों वाला वज़ीर आज़म थोड़ी हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर बाद में उन्होंने उस व्हाट्सएप दोबारा एक दिन मैंने उनकी तारीफ़ की और वो एक इशू था जिस पे वो सही कह रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप पे दोबारा मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो वो खान साहब से लेकिन चूँकि आजकल इमरान खान साहब अंदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, जिस तरह उनसे इलेक्शन छीना गया, बल्ला छीना गया और उन पर झूठे और मन घड़त मुकदमे हैं, तो इसलिए आजकल मैं उनको शक का मार्जिन देता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ। और जब ये हुकूमत, और इसके साथ होना है, इस हुकूमत के साथ जो कुछ ये कर रही है ना, इससे डबल होना है, थोड़ा सा वक्त के बदलना है। उस वक्त मैं इस हुकूमत के साथ खड़ा हूँगा जब ये जेलें भुगत रहे होंगे और हवालातें भुगत रहे होंगे। अच्छा भट्टी साहब, वैसे आपने कहा क्या था खान साहब को, किस इशू पे किया था जिसके ऊपर ये ब्लॉक कर दिया उन्होंने? मैडम शेख, ये आप शायद थी, आपने उस दिन आग लगाई थी मेरे ख्याल से। तो मैंने उसके एंड पे कहा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, मुझे याद है, ये मैंने एंड पे कहा। उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी किसी दिन, मैं आपको वो मिलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उनको कहा था, एंड जो उनको बुरा लगा था, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, कौम कह रही है कि वो 92 का वर्ल्ड कप आप वापस ले लें और हमारी जान छोड़ दें। तो वो महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, गुर्बत थी, ऊपर से वो आपस में इख्तलाफात थे उस वक्त बड़े। वो आपको पता नहीं, जब 16-17 सीटें हार चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी डाउन थी। अच्छा, ये उस वक्त वाला है। अच्छा जी। तो आपने, और फिर उन्होंने आगे से कुछ कहा भी या सिर्फ थम्स डाउन किया? थम्स डाउन और ब्लॉक। चलें जी, थैंक यू भट्टी साहब जवाब के लिए, यू आर अ स्पोर्ट। और अगला सवाल भेजा गया जी सलीम साफ़ी साहब आपके लिए। इरशाद भट्ट साहब की तरफ से पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और इसके साथ वो लाहौर की कदीम इमारतों की बहाली की नई अथॉरिटी के सरपरस्त आला भी बन गए हैं। क्या नवाज शरीफ अब सियासी सरगर्मियाँ छोड़कर लाहौर का तारीखी विरसा बहाल करवाएंगे? पता नहीं वो बहाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन अमलन सियासत तो उनकी नज़र नहीं आ रही है और वो सियासत करते, हालांकि आजकल वो सियासत के लिए फारिग थे। और जो कमी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से रह गई है या वो नहीं कर सकते, तो राबिता अवाम का काम नवाज शरीफ बेहतर कर सकते थे। तो वो तो बिल्कुल कहीं एक साइड पे जाके बैठ गए हैं। तो हम तो उनसे सियासत की तवक्को कर रहे थे। सारे कदीमा तो उसके लिए अलग माहिरीन होते हैं, वो तो उनका काम है, उनकी बहाली का। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और आप लोग इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहें। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सियासत हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप हमारे तज्ज़ियाकारों से कुछ भी जानना चाहते हैं, हमें जो हमारी एपिसोड अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर, उसके नीचे अपना सवाल लिख कर भेजें और हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।